हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रश्मि और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। इसका नाम है टीचिंग लर्निंग, जहां हम बात करते हैं टीचिंग से रिलेटेड चीजों के बारे में और लर्न करते हैं बहुत कुछ। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि अभी जो मैं इस टीचिंग लर्निंग चैनल पर पढ़ा रही हूँ वो है इग्नू से जो बच्चे डीईसी कर रहे हैं उसके जो अपकमिंग एग्जाम्स है, वो बच्चे जिन्होंने जुलाई सेशन में 2023 में एडमिशन लिया था, जिनके एग्जाम्स अभी जून में हैं, तो उनके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं डीईसी 1, डीईसी 2 और डीईसी 3, जिसके आपके रिटन एग्जाम्स होने वाले हैं। तो जहां हमने डीईसी 1 के 7 ब्लॉक्स कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम कर रहे हैं डीईसी 2, जिसके हमने 2 ब्लॉक्स कंप्लीट कर लिए हैं। थर्ड ब्लॉक आज हम करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ कि हमारा डीईसी 2 का क्या नाम है, जो आप अभी 2 वीडियो में सुना ही होगा आपने। लेकिन फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि जो हमारा डीईसी 2 है, जिसका नाम है चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बाल स्वास्थ्य एवं पोषण, इसके हमने ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 2 कर लिए हैं। आज हम करेंगे ब्लॉक नंबर 3। ब्लॉक नंबर 3 को शुरू करूं इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, ताकि ये इंफॉर्मेशन से या ये वीडियो उन सभी के पास पहुंच जाए जिनके अभी एग्जाम्स हैं या जिनके एग्जाम्स आगे होने वाले हैं, जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है न्यू सेशन में, तो उनके लिए एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। क्योंकि सारे ब्लॉक्स को पढ़ के खुद तैयारी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपकी मुश्किलों को आसान करने के लिए मैंने ये यहाँ पे सीरीज स्टार्ट की है। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो इसको अभी भी पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, लेकिन कोई भी ब्लॉक वाइज नहीं पढ़ा रहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये इनिशिएशन किया है, बहुत ही क्विक रिविजन कराया है, बहुत समराइज्ड फॉर्म में सारे ही ब्लॉक्स को समझाया है। फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है कि शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि सभी की इन वीडियोस के माध्यम से हेल्प हो जाए और प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए और उन लोगों की भी हेल्प हो जाए जो एनटीटी या नर्सरी टीचर ट्रेनिंग अलग अलग जगहों से कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी जगह से आप एनटीटी कर लीजिए, जो कॉमन सब्जेक्ट्स और कॉमन टॉपिक्स हैं वो सभी में एक से ही होते हैं, मैक्सिमम टॉपिक्स। तो यहाँ से कुछ टॉपिक्स उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड्स, आप उनको भी शेयर करिए ताकि उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो जाए और लास्ट तक जुड़े रहिएगा, ताकि आपके इस ब्लॉक के सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और हमारे सारे ब्लॉक्स कंप्लीट होने के बाद सारे ही डीईसी 1, 2 और 3 के पूरे ब्लॉक जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, तो हम जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के जो भी पेपर्स हैं, जिनके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस विद आंसर हम प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, हम करते हैं डीईसी 2 का आज ब्लॉक नंबर 3, जिसका नाम है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गर्भावस्था और स्तन काल के दौरान पोषण और स्वास्थ्य की देखभाल। जैसे कि हमारा चैप्टर का ही नाम है, जहां पे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर प्रेगनेंसी और लैक्टेशन पीरियड की बात ना आए ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात हम करते हैं ये यहीं से स्टार्ट हो जाता है बच्चों का। जब बच्चे जन्म के पहले अपनी माँ के कोख में होते हैं, तब से ही उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्टेज स्टार्ट हो जाती है और उसकी स्टडी करना हम लोगों की बहुत ही इम्पोर्टेंट जरूरत है, क्योंकि तभी हम बच्चों को उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उसको अच्छे से समझ पाएंगे, बच्चों की साइकोलॉजी को और बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। तो चलिए हम पढ़ते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, लैक्टेशन वाली जो महिलाएं होती हैं, जो बच्चों को जन्म देने के लिए तैयार रहती हैं, जिनका 9 महीने में गर्भवती हैं, या जो गर्भवती के बाद बच्चों को पालन पोषण कर रही हैं, फीडिंग करा रही हैं, उनका स्वस्थ रहना, उनका न्यूट्रिशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो उसी के रिगार्डिंग हमारा ये चैप्टर है, जिसमें हम पढ़ेंगे आज यूनिट नंबर 9 से यूनिट नंबर 8 तक हमने प्रीवियस वीडियोस पढ़ लिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए, ताकि आप इसको वहां से लिंक कर सकें, ताकि आपको यह और अच्छे से समझ में आ जाए। यूनिट नंबर 9, जिसका नाम है मील प्लानिंग फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमन, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए आहार नियोजन। क्योंकि हमें सारा ही न्यूट्रिशन एक ह्यूमन बॉडी के लिए, एक लिविंग बीइंग के लिए, जो भी उसको पूरे जीवन काल में जो भी वर्क करना होता है, उसके लिए एनर्जी हमें फूड मटेरियल से ही मिलता है। हमारा जो भी मील होता है उससे ही हमको सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं। तो हम यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट
बात करेंगे मील की, लेकिन अभी हम बात करेंगे उन लोगों के लिए, उन महिलाओं के लिए जो प्रेग्नेंट हैं और जो बच्चों को दूध पिला रही हैं। तो देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, पोषण तत्व की जरूरत पर गर्भावस्था का प्रभाव। इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेगनेंसी ऑन न्यूट्रिएंट्स नीड। जो भी न्यूट्रिएंट्स की नीड है उससे क्या फर्क पड़ता है किसी गर्भवती महिला को, या क्यों जरूरत है किसी गर्भवती महिलाओं को ये सारे ही न्यूट्रिएंट्स वाले फूड देने की। तो आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने घर या आसपास में कभी भी आपने गर्भवती महिलाओं को देखा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, उनसे उनके रिगार्डिंग जो भी योजनाएं हमारे देश में चल रही है, हमारे स्वास्थ्य विभाग में चल रही है, हमारे गाँव में, शहरों में आपने आसपास देखा होगा, जनरली आप जानते ही होंगे। नहीं जानते होंगे तो चलिए आज हम जान लेते हैं कि उनके पोषण की देखरेख करना हमें क्यों आवश्यक है। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान एक माँ के गर्भ में एक छोटे से सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी कि एक ह्यूमन बीइंग, एक ह्यूमन का बच्चा पल रहा है, तो उसके लिए एक महिला को, एक गर्भवती महिला को बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, ना केवल प्रेगनेंसी के दौरान, जबकि अगर वो प्रेगनेंसी प्लान कर रही है तो उसके लिए भी उसे प्री बॉडी को प्रिपेयर करना होता है। तो उसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना होता है? देखिए बहुत सारी चीजें हैं जिनका माँ को ध्यान रखना होता है। क्यों? क्योंकि प्लेसेंटा, जिसे गर्भनाल बोलते हैं, उसके थ्रू बच्चे को सारा न्यूट्रिशन माँ से मिलता रहता है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि कैसे एक मेल गेमेट और फीमेल गेमेट से एक भ्रूण या एक नवजात शिशु का निर्माण होता है। वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो प्लेसेंटा के थ्रू सारा न्यूट्रिशन बच्चे को मिल रहा है। बेबी के टिश्यूज से धीरे धीरे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है और इन ऑर्गन्स के बनने के लिए भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। इसीलिए माँ को कौन कौन सी चीजें अपने न्यूट्रिशन में इंक्लूड करना चाहिए वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कैल्शियम, आयरन और एक होता है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड वैसे तो महिलाओं को तब लेना चाहिए जब वो प्लानिंग कर रही है, कंसीव करने के लिए प्लानिंग कर रही है, यानी अभी गर्भवती है नहीं लेकिन वो प्लान कर रही है कि अब उन्हें कंसीव करना है या बेबी के लिए प्लान करना है, तो उसके 3 महीने पहले से ही महिलाओं को, वो महिलाएं जो प्लान कर रही है उनको फॉलिक एसिड की टेबलेट्स लेना चाहिए या फॉलिक एसिड युक्त आहार लेना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे होता यह है कि बच्चों में ब्रेन से रिलेटेड या स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड बीमारियां नहीं होती। लेकिन जनरली क्या होता है, जब कोई महिलाएं, पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि प्रेगनेंसी के 21 दिनों तक तो उन्हें पता ही नहीं चलता है, लेकिन ये गोलियां जो होता है या फॉलिक एसिड हमें प्रेगनेंसी के 21 दिन पहले से ही लेना चाहिए ताकि हमारे बच्चे को ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड बीमारियां ना हो। पहले औरतें इतनी अवेयर नहीं होती थी पर आज अवेयर होती हैं। वो अपनी बॉडी को पहले इतना प्रिपेयर करती हैं कि वो कंसीव कर सके, प्रेगनेंसी को पूरा जी सके, प्रेगनेंसी के टाइम उनकी लाइफ हेल्दी हो, उनकी बॉडी हेल्दी हो। तो फॉलिक एसिड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम कंसीव कर लेते हैं उसके बाद हमारी बॉडी को कैल्शियम और आयरन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि बॉडी के फॉर्मेशन में, बेबी के फॉर्मेशन में ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। दूसरा, सारे विटामिन, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है बी कॉम्प्लेक्स। बी जो विटामिन बी 1, बी 2 और बी 12 के जितने भी कॉम्पोनेंट्स हैं वो एक बच्चे के बॉडी के निर्माण में और माँ को न्यूट्रिशन देते हैं ताकि माँ से बच्चे को सारा पोषण मिलता रहे। ठीक है। वजन माँ का बहुत उचित मात्रा में बढ़ना चाहिए, ना बहुत ज्यादा बढ़ना चाहिए ना बहुत ही कम बढ़ना चाहिए। माँ की बॉडी में टिश्यूज का ग्रोथ होते रहता है, इसलिए ऐसे पोषण आहार लेना चाहिए जो टिश्यूज के फॉर्मेशन में हेल्प करे, जैसे कि प्रोटीन रिच फूड्स लेना चाहिए या प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी प्रेग्नेंट वुमेन्स को प्रिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है। और आप देखेंगे कि जैसे मैंने आपको कुछ डिसीज के नाम बताए, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड बीमारियां, ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां ये ना हो, इसीलिए इन सब बातों का हमें हमेशा ध्यान रखना होता है। और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो बच्चों को हो सकती हैं अगर माँ अपना प्रेगनेंसी के दौरान हेल्थ का ध्यान ना रखे। ना केवल माँ की जिम्मेदारी है, अभी तो ये जिम्मेदारी उसके परिवार के सारे सदस्यों की और साथ में हमारे सरकार की भी, जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में या प्रीवियस यूनिट में पढ़ा है। इसके बाद जो हमारा मेन पॉइंट है वो ये है, गर्भवती महिला के लिए पोषण तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा। कौन कौन सी दैनिक मात्रा या रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस ऑफ फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन को कौन कौन सी जो पोषण तत्व है किस किस मात्रा में दिए जाने चाहिए ताकि बच्चे का अच्छे से उसके कोख में ही पोषण हो। ठीक है। 2010 में जब एक सर्वे हुआ उसके अकॉर्डिंग भारतीय अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, जिसे हम ICMR भी बोलते हैं, उसमें ये बताया गया कि जो प्रेग्नेंट वुमेन थे उसकी डाइटरी
जो इनटेक है उसमें एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान महिला का जो वजन है वो 10 किलो बढ़ता ही है और बढ़ना ही चाहिए, तभी बच्चे को सारा पोषण मिल पाता है। तो इसमें जो महिला है उसको जो एनर्जी रिच फूड है वो इतना लेना चाहिए कि उसको उस दौरान 350 किलो कैलोरी एनर्जी मिले, और प्रोटीन रिच फूड लेना चाहिए जिससे उसको 23 ग्राम प्रोटीन मिले। तो अगर कोई नॉर्मल वुमेन है तो नॉर्मल वुमेन को कितना उसकी बॉडी में एनर्जी के लिए कितना, नॉर्मल वुमेन के लिए कितना होना चाहिए 900 किलो कैलोरी, और प्रोटीन कितना होना चाहिए 55 किलो कैलोरी। ये नॉर्मल वुमेन की बात है, पर अगर वुमेन प्रेग्नेंट हो जाती है तो इसमें हम 350 किलो कैलोरी एनर्जी रिच फूड और 23 ग्राम क्या ऐड करना है हमको, प्रोटीन ऐड करके। जैसे कि आपको महिला प्रेग्नेंट हो गई है तो उसको कितनी एनर्जी की जरूरत है, 2250 ग्राम किलो कैलोरी की जरूरत है, किलोग्राम, हाँ किलो कैलोरी की जरूरत है। और प्रोटीन की कितनी जरूरत है, क्योंकि उसको नॉर्मल वुमेन को 55 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है, लेकिन आप प्रेग्नेंट हो गई तो 55 प्लस 23 कर देंगे, 78 ग्राम प्रोटीन की इसको जरूरत अपनी इस प्रेगनेंसी के दौरान होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय गर्भवती महिलाओं के लिए आहार नियोजन। देखिए, जो भी मील है हमें प्लान करना है, मील प्लानिंग फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन। जैसे जो साधारण महिलाएं खाना खाती हैं वैसे खाने की से ज्यादा खाने की आवश्यकता होती है, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि उनकी बॉडी में एक बच्चा पल रहा है और माँ से ही सारे पोषण लेता रहता है। तो ऐसे फूड्स देना है हमको जिसमें बहुत सारी एनर्जी हो। एनर्जी रिच फूड्स शुड बी प्रोवाइडेड टू द प्रेग्नेंट वुमेन। हमें प्रेग्नेंट वुमेन को एनर्जी रिच फूड प्रोवाइड करना है। बॉडी का ग्रोथ हो तो ग्रोथ रिच फूड भी हमें प्रोवाइड करना है, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, आयोडीन, ये सारी चीजें से रिच हो। इम्यूनिटी बूस्ट हो, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम इम्यूनिटी वीक हो जाती है, तो इस दौरान हम महिलाओं को ऐसे फूड मटेरियल्स दे, ऐसी मील दे जिससे उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, ताकि बच्चे को भी इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि माँ से बच्चे को भी इन्फेक्शन हो सकता है, डिसीज रेजिस्टेंट उसकी बॉडी हो, ऐसा हमें न्यूट्रिएंट्स बच्चों को प्रोवाइड करना है। ठीक है, और क्या देना है, आयरन रिच फूड। क्या क्या आयरन रिच कौन कौन से फूड्स होंगे, आप मांस मछलियां दे सकते हैं, आप सरसों का साग दे सकते हैं, बथुआ भाजी, चौलाई भाजी, पुदीना, आप बाजरा, सोयाबीन, दाल, मोट की दाल, चने की दाल, काले चने की दाल, काला चना, आप किशमिश, ये सारी चीज दे सकते हैं, गुड़, इन सब में आयरन ज्यादा होता है। कैल्शियम के लिए आप क्या देंगे, रागी, काला चना, राजमा, तिल, मेथी, मूली के पत्ते, कड़ी पत्ता, गाय का दूध और भैंस का दूध, या मिल्क प्रोडक्ट्स भी हम अब महिलाओं को दे सकते हैं। ठीक है, फिर अब विटामिन, जो विटामिन बी रिच हमें प्रोडक्ट्स देना है, तो वो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देखिएगा कि विटामिन बी से रिच कौन कौन से कंपोनेंट्स है जो, या कौन कौन से फूड मटेरियल है जो हमको प्रेग्नेंट वुमेन्स को देना है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है आहार से संबंधित ध्यान रखने योग्य बातें। देखिए, आहार संबंधित ध्यान रखने योग्य बातें इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बोलेंगे जो डाइट रिकमेंडेड चीजें हैं, इसमें हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है कि आपके खाने में बासी खाना ना खाएं आप, बहुत सेफ फूड खाएं आप, उसमें कंटामिनेटेड कोई चीज ना हो, घर का बना हुआ खाना हो, जंक फूड ना हो, कोई आप टॉक्सिक चीजें ना लें, कोई आप अल्कोहल स्मोकिंग ना करें। इन बातों का हमको ध्यान रखना है कब, प्रेगनेंसी के दौरान। अब प्रेगनेंसी का टाइम आपका खत्म होने के बाद, जैसे ही हम न्यू बॉर्न बेबी को जन्म देते हैं, तो महिला का चालू होता है लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड मतलब कि वो अवस्था जहाँ माँ अपने बच्चों को स्तनपान कराती है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए पोषण तत्व, जिसको हम बोलेंगे डाइटरी अलाउंसेस फॉर द लैक्टेटेड वुमन। अब वो वुमेन जो अपने बच्चों को क्या करा रही है, फीडिंग करा रही है, दूध पिला रही है। तो अब क्योंकि बच्चे का जो पोषण है वो माँ के ही दूध के थ्रू जाएगा, तो हमें अब माँ का और भी ध्यान रखना है, क्योंकि माँ बच्चे को दूध पिलाने वाली। अर्लियर 0 to 6 मंथ तक जो बच्चा है वो अपनी माँ का दूध पीकर ही अपना पूरा भरण पोषण करता है, और सारे न्यूट्रिएंट्स बच्चे को माँ के दूध के थ्रू ही जाते हैं। तो जरूरी है कि इस दौरान हम माँ को पोषण आहार अच्छे से दें, एक टाइम इंटरवल पे माँ को हम सारे ही न्यूट्रिएंट्स फूड दें, ताकि जो मिल्क का सिक्रेशन है वो अच्छे से हो। ऐसा फूड मटेरियल दें जो मिल्क के सिक्रेशन को बढ़ाए और बच्चे को सारे पोषण तत्व मिले। तो कैसे ध्यान रखना है हमको, जब माँ प्रेगनेंसी के बाद बच्चे को जन्म देती है और 0 से 6 मंथ तक का बच्चा होता है, तब माँ को जितना पहले भोजन कर रही थी उसमें हमको एनर्जी रिच ऐसे फूड देना है जिससे उसको
600 किलो कैलोरी और एनर्जी मिले। और प्रोटीन कितना देना है? 19 ग्राम प्रोटीन और प्लस बढ़ा देना है। जब हम जो उसको पहले आहार दे रहे थे उससे और बढ़ाना है। कब? जब माँ का बच्चा कितने महीने का? 6 महीने का। अब 6 महीने के बाद क्या होता है, बच्चे को हम कुछ लिक्विड फूड या थोड़ा थोड़ा सेमी लिक्विड फूड देना शुरू कर देते हैं। तब बच्चे का दूध पीने की जो समय है थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। तब हम माँ का किलो कैलोरी जो एनर्जी उसको थोड़ा कम कर सकते हैं, लाइक 520 कर सकते हैं, 520। और प्रोटीन जो है उसको हम कर सकते हैं 30 ग्राम। ठीक है। अब मील प्लानिंग फॉर द लैक्टेशन वुमेन। अब हमें क्या क्या आहार माँ के लिए प्लान करना है। तो हमें क्या आहार प्लान करना है, मैंने पहले भी बताया आपको, जैसे प्रेगनेंसी में ध्यान रख रहे थे वैसे ही विटामिन से भरपूर हो, सारे ही विटामिन से भरपूर हो उसका भोजन। विटामिन रिच होगा तो बच्चे को ही माँ के पोषण के साथ सारा पोषण मिलेगा दूध के थ्रू या मिल्क के थ्रू, है ना। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी, है ना। कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस सबसे रिच हमें फूड देना है। और बहुत ही फिक्स अमाउंट पे टाइम इंटरवल के बाद माँ को लिक्विड कंपोनेंट्स भी लेना है, लाइक वाटर, मिल्क या मिल्क से रिलेटेड फूड मटेरियल्स भी माँ को लेना है। क्या नहीं करना है और क्या करना है? जब बच्चे को माँ दूध पिला रही तब उसको स्मोकिंग, ड्रिंकिंग यानी अल्कोहल नहीं लेना है, अपने मन से कोई भी मेडिसिन नहीं लेना है और कोई भी जंक फूड नहीं खाना है। इन्फेक्शन से बचना है क्योंकि माँ के थ्रू बच्चे को भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो चलिए मैं आपको बैलेंस डाइट चार्ट एक आपको दिखाती हूँ, एक महिला का उदाहरण देकर कि वो प्रेग्नेंट है और वो प्रेगनेंसी के दौरान और सामान्य मनुष्य, महिला और पुरुष को किस प्रकार से भोजन पे किन किन बातों का एक टाइम इंटरवल पे ध्यान देना है। तो चलिए हम देखते हैं चार्ट के माध्यम से। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए संतुलित आहार की योजना बनाना। यहाँ एक मोहिनी नाम की महिला है जिसका सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा है और उसको लेकर यहाँ पर आप चार्ट उसके उसके रिगार्डिंग चार्ट तैयार किया गया है। चलिए हम समझते हैं क्या क्या बताया गया। देखिए, अल्प श्रम सीमित और भारी श्रम करने वाले व्यस्क यानी महिला और पुरुष दोनों के लिए दिया हुआ है कि किस प्रकार से हमें आहार को प्लान करना चाहिए। देखिए यहाँ पे खाद्य वर्ग दिया हुआ है, एक परोसे गए भाग में खाद्य पदार्थ की मात्रा ग्राम में और श्रम के प्रकार अल्प श्रम, सीमित श्रम और भारी श्रम। यहाँ महिला और पुरुष पुरुष के बारे में दिया हुआ है कि अनाज और मोटा अनाज दाल कितनी कितनी देनी चाहिए, देखिए ग्राम में दिया हुआ है। ऐसे दूध और दूध से बने पदार्थ कितने कितने देना चाहिए, ग्राम में दिया हुआ है, सॉरी मिलीमीटर में दिया हुआ है। जड़ व मूलकंद कितने कितने देना चाहिए, ग्राम में दिया हुआ है। हरे पत्तेदार सब्जियां, अन्य सब्जियां, फल और चीनी, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको इस चार्ट के माध्यम से समझाया गया है। तो आप यहाँ से भी इसको समझ सकते हैं और एक बार आप पॉज करके देख लीजिएगा ताकि आपको यहाँ से भी ये चार्ट से समझ में आ जाए कि प्रेग्नेंट वुमेन या फिर उनके कार्य के हिसाब से या उनके वर्क कैपेसिटी के हिसाब से भी उनके लिए हम अलग अलग जो डाइट चार्ट है वो प्लान कर सकते हैं। देखिए, अब जो महिलाएं हैं वो सुबह से शाम तक क्या-क्या खाती हैं, जो अ, अल्प श्रम कर रही हैं, उनके लिए क्या-क्या प्लान करना है, उनके खाने में सुबह से लेकर शाम तक हम किस प्रकार के पोषक तत्वों को ऐड करेंगे और क्या-क्या चीज़ ऐड करेंगे, वो इस टेबल से देखिए। ठीक है, आहार का समय, सुबह का नाश्ता, खाद्य वर्ग दूध, चीनी, अनाज, दालें, जड़वा, मूलकंद, कच्ची मात्रा 100 मिलीलीटर दूध, चीनी 0 पॉइंट सॉरी पॉइंट 0.5 ग्राम, अनाज 40 ग्राम, दालें 20 ग्राम, जड़ व मूलकंद 40 ग्राम, ऐसे ही दूध। ठीक है, और परोसी गई मात्रा 1 कप दूध होना चाहिए। आलू गाजर का सैंडविच या अंकुरित दाल की चाट, इस प्रकार से सुबह का नाश्ता हो गया। ऐसे ही दोपहर का अनाज जो दोपहर में खाना खाते हैं उसमें आपके दालें सब्जियां अलग अलग प्रकार की जड़ मूल कंद वाली सब्जियां, फल, चीनी, ये जो भी चीजें आप ऐड कर सकते हैं इसमें। मात्राएँ दी हुई 100 ग्राम, 20 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम सब्जियाँ, इस प्रकार से चावल, रोटी, दाल, मिक्स सब्जियाँ, सलाद, मीठा दही, है ना? कितनी-कितनी मात्रा में देना है वो भी यहाँ पे चार्ट में दिया हुआ है। ऐसे चाय का समय जैसे लगभग हम 4 बजे बोलते हैं, उस समय महिलाओं को क्या-क्या देना चाहिए अनाज में, जड़ व मूलकंद, दूध, चीनी, फल, क्या मात्रा होना चाहिए और कितना होना चाहिए ये भी दिया हुआ है और रात के भोजन की भी मात्रा यहाँ पे आपको समझाई गई है कि किस प्रकार हम महिलाओं को जो अल्प श्रम करती हैं, जो बहुत कम काम करती हैं, घर का ही काम करती हैं और प्रेग्नेंट है तो उनके लिए हम इस प्रकार से प्लान कर सकते हैं। मातृत्व कुपोषण के प्रतिकूल परिणाम यानी कि जब कोई माँ में कुपोषण हो जाता है, जिससे हम मेल न्यूट्रिशन भी बोल सकते हैं, न्यूट्रिशन की कमी हो जाने से क्या-क्या प्रभाव पड़ सकते हैं।
मेन इफेक्ट पड़ता है जब बच्चे जन्म लेते हैं। बच्चे के जन्म के समय माँ को बहुत समस्या होती है। बच्चे के ब्रेन से रिगार्डिंग बीमारी हो सकती है। बच्चे का वजन जन्म के समय बहुत कम हो सकता है। बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट में माँ के कुपोषण होने से बहुत फर्क पड़ता है। अगर माँ प्रेगनेंसी के दौरान कुपोषित है या मेल न्यूट्रिशन की शिकार है, तो बच्चे के ये सारे फैक्टर्स, मेंटल डिसेबिलिटी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्रॉब्लम, बच्चे के वेट में प्रॉब्लम, बच्चे की ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड बीमारियां, ये सारी हो सकती हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब माँ प्रेग्नेंट हो तो वो कुपोषण की शिकार ना हो, मेल न्यूट्रिशन के शिकार ना हो। बार बार माँ का बीमार होना ये हो सकता है, इससे ये कुपोषण के कारण हो सकते हैं। इन्फेक्शन होना, अगर माँ बार बार इन्फेक्शन माँ को हो रहा है तो माँ कुपोषित हो सकती है। माँ स्मोकिंग कर रही है, ड्रिंकिंग कर रही है, कोई अननेसेसरी मेडिसिन ले रही है तो वो कुपोषित हो सकती है। अगर उसे कोई किसी चीज की लत लगी हुई है, वो अपना ध्यान नहीं रख रही है तो वो कुपोषित हो सकती है, और ये कुपोषण के कारण बच्चे पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए सरकार भी इस पे काम कर रही है, और हमको खुद भी, हमारे आसपास में अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है या हमारे परिवार में कोई महिला प्रेग्नेंट है, तो इस बात का ध्यान रखना है एज अ जागरूक इंडियन। ठीक है। तो माँ तथा बच्चे के लिए समस्या पैदा होने के वाले कुछ कारण देखते हैं कि सम फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेल्थ फॉर द वुमन हु इज प्रेग्नेंट और हर चाइल्ड। तो उसके जो बच्चा है उसके पेट में, उसमें या होने वाले बच्चे में क्या क्या समस्या हो सकती है, माँ में क्या क्या समस्या हो सकती है। तो देखते हैं उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। अगर किसी महिला, कोई महिला 18 वर्ष से पहले प्रेग्नेंट हो जाती है या 35 वर्ष के बाद प्रेग्नेंट होती है, तो उसको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है। दूसरा, अगर किसी महिला की जो हाइट है वो 145 145 सेंटीमीटर से कम है, तो उसको प्रेगनेंसी और डिलीवरी में दिक्कत हो सकती है। अगर किसी महिला का वजन बहुत ज्यादा है, 80-90 किलो है, या उसका वजन 45 किलो से कम है, तो उसको प्रेगनेंसी में दिक्कत हो सकती है। अगर पिछली प्रेगनेंसीज में उसे कोई दिक्कत हुई है, उसके बच्चे का वजन 2 किलो से कम रहा है, तो उसको इस प्रेगनेंसी में दिक्कत हो सकती है। अगर कोई महिला 4 बार से ज्यादा या 4 बार प्रेग्नेंट पहले भी हो चुकी है, तो उसको अपनी इस प्रेगनेंसी में दिक्कत हो सकती है। अगर वो बहुत गरीब है और उसको सारे न्यूट्रिशंस नहीं मिल सक रहे, तो भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। ठीक है। अगर वो मेंटली फिट नहीं है, किसी बीमारी से ग्रसित है, तो प्रेगनेंसी में उसको दिक्कत हो सकती है। स्मोकिंग कर रही है, उसको हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इश्यू है, हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी है, उसको डायबिटीज है, उसको कोई थायराइड है, कोई भी ऐसी कुछ भी एक्सटर्नल बीमारियां, इंटरनल बीमारियां हैं, तो उसके प्रेगनेंसी टाइम में उसको समस्या हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि इस टाइम हम स्वास्थ्य कार्यकर्ता से मिलें, जो स्पेशली स्किल्ड हो, गायनेकोलॉजिस्ट हो, ताकि महिलाओं को प्रेगनेंसी के टाइम या लैक्टेशन के टाइम कोई समस्या ना हो। तो यहाँ जो है आपका यूनिट नंबर जो 9 है, ब्लॉक नंबर 3 का, वो खत्म होता है। यूनिट नंबर 10, जिसका नाम है गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य की देखभाल, जिसको हम बोलेंगे केयर ऑफ हेल्थ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड। ठीक है। तो ये हमारे यूनिट का ही नाम है कि हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, बच्चों के जन्म से लेकर जन्म के पहले का, और जो प्रेगनेंसी पीरियड है, जो लैक्टेशन पीरियड है, उस सब के बारे में। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पे जो यूनिट है, इसमें हम देखेंगे कि प्रेगनेंसी के टाइम क्या क्या एक फीमेल के अंदर चेंजेस आते हैं, और क्या क्या चीजें होती हैं उस टाइम, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वो सब देखेंगे हम। तो आपने हमेशा आजू बाजू या कहीं पर भी, या टीवी पे एडवर्टाइजमेंट में प्रेग्नेंट वुमेन्स के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, क्योंकि पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी, इसलिए डेथ रेट बहुत बढ़ रही थी। या वो महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं, या प्रेगनेंसी या डिलीवरी के टाइम महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि मेडिकल साइंस ने बहुत ग्रोथ कर लिया है। एडवर्टाइजमेंट और जो मैसेज और जो इंफॉर्मेशन गांव गांव तक पहुंच रही है, हर जगह तक, इसने क्या की है, महिलाओं को बहुत अवेयर कर दी है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि प्रसव पूर्व देखभाल अर्थ और उद्देश्य, यानी कि जब किसी महिला की डिलीवरी हो रही है, तो उसके पहले हमें किन किन बातों का देखभाल करना है और कैसे उनकी केयर करनी है। तो सबसे पहले कैसे पता चलता है कि कोई वुमन प्रेग्नेंट है, जैसे उसका किससे, प्रेगनेंसी टेस्ट, जिसको बोलते हैं यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट से ही पता चलता है कि कोई फीमेल या कोई महिला प्रेग्नेंट है। कैसे? अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक गई है,
अपने फिक्स डेट पर नहीं आ रही है और उसके कुछ दिन बाद अगर हम यूटी करते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं और या घर पे नहीं या आप मेडिकल साइंस या हॉस्पिटल जाके किसी गाइनिक से मिलके वहाँ टेस्ट करवा सकते हैं। आजकल तो अब बहुत सारी किट्स घर पे आती हैं मतलब मिल जाती हैं जो आप घर पे टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि और क्या ध्यान रखना है हमको अब जब कंफर्म हो गए कि पर्टिकुलर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, तो टिटनेस का इंजेक्शन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट मंथ या सेकंड मंथ में ही हमें टिटनेस के इंजेक्शन लगाने होते हैं। उसके बाद क्या ध्यान रखना होता है सारे टेस्ट करवा लीजिए बॉडी के क्योंकि इतने सारे चेंजेस आते हैं प्रेगनेंसी के टाइम। सारे टेस्ट ब्लड टेस्ट यूरिन में सारे ही टेस्ट ब्लड के जितने भी जो भी ब्लड में चेंजेस आते हैं वो सब स्पेशली हीमोग्लोबिन का टेस्ट होता है ना, वो सारे चेंजेस था आपके थायराइड टेस्ट एचआईवी टेस्ट ये सारे सारे टेस्ट कराने होते हैं। उसके बाद आयरन कैल्शियम के रिगार्डिंग जो भी मेडिसिन है वो सब लेना होता है और हेल्थ चेकअप पूरा कराना होता है। ये सारी चीजें जो डिलीवरी के पहले हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, रीजंस ध्यान रखिए क्या रीजंस है। रीजंस ये है कि जननी है एक माँ, एक नए जीवन को जन्म देने वाली है। इस संसार को अगर हमें किसी भी एनिमल की बात करूँ ना सिर्फ ह्यूमन बीइंग की हर एक एनिमल इस संसार में अपनी जनसंख्या को बढ़ा रहा है इसका मुख्य कारण है सिर्फ फीमेल ही सबसे मेन। मेल और फीमेल दोनों ही रोल प्ले करते हैं लेकिन माँ अपने कोख में बच्चे को 9 महीने रख के जन्म देती है वो जननी है तो आवश्यकता है कि हम सबसे ज्यादा उसका ध्यान रखें क्योंकि वो किसी उसके पेट में एक जीव पल रहा है एक जान पल रही है जो संसार में जन्म लेगी संसार में अलग अलग काम करेगी तो इसलिए जरूरी है कि हम उस दौरान एक प्रेग्नेंट वुमेन का ध्यान रखें और साथ में प्रेग्नेंट वुमेन का ध्यान रखने के साथ साथ ये होगा कि उसके पल रहे बच्चे की भी केयर होगी। और क्या करें जानकारी दे महिलाओं को कि जो फैमिली प्लानिंग क्या होती है उसकी हेल्थ केयर कैसे करना है ताकि एक फीमेल जान पाए। पहले वुमेन एम्पावरमेंट इतना ज्यादा नहीं था, महिलाएं इतनी शिक्षित नहीं थी, चीजों को जानती नहीं थी, लेकिन आज समय ऐसा नहीं है। ये उनकी उनका राइट है कि वो अपने हेल्थ के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने करियर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन रखे और इस पे काम करें। ठीक है, गर्भावस्था की पुष्टि कंफर्मेशन ऑफ द प्रेगनेंसी कैसे कंफर्म होगा मैंने इसके पहले बताया। यूरिन टेस्ट, आपने यूरिन टेस्ट कराया तो अगर आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपके टाइम पे नहीं आई है, जो पीरियड्स आने के होते हैं वो नहीं आई है, तो आप उस दिन या उसके 3-4 दिन के बाद अपना यूरिन टेस्ट कर सकते हैं। उससे पता चल जाता है कि कोई पर्टिकुलर जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट है। और क्या क्या चेंजेस आते हैं, ब्रेस्ट में चेंजेस समझ में आने लगते हैं, पीरियड्स स्टॉप हो जाते हैं। फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद जैसे ही कंसीव हुआ फर्स्ट मंथ के बाद 9 महीने तक कोई पीरियड्स नहीं आते हैं। उसके बाद आप फील करेंगे जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उनको मॉर्निंग सिकनेस होती है सुबह सुबह, जनरली मैक्सिमम महिलाओं में देखा गया। हाँ कुछ महिलाओं में ऐसा नहीं होता लेकिन मैक्सिमम महिलाओं में मॉर्निंग सिकनेस देखा गया है, उन्हें सुबह सुबह जी मचलाना उल्टी होना ये सब होता है। ब्लड और यूरिन का टेस्ट कराना बहुत अनिवार्य होता है, इससे भी कंफर्मेशन मिलता है कि कोई फीमेल प्रेग्नेंट है। अल्ट्रासाउंड, इससे बच्चे की ग्रोथ का पता चल जाता है और ये मस्ट है। स्टार्टिंग के 2 या 3 महीने के अंदर ही हमें फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कराना होता है। जल्दी अल्ट्रासाउंड कराने से क्या फायदा होता है, प्रेगनेंसी का पता चल जाने से ये होता है कि अगर कोई डिसऑर्डर है किसी बच्चे में, अल्ट्रासाउंड या आजकल टारगेटेड अल्ट्रासाउंड होते हैं उससे ये पता चल जाता है कि किसी बच्चे में कोई डिफेक्ट है मानसिक या शारीरिक, तो उसको अबॉर्ट करके निकाला जा सकता है ताकि वो उसकी कोई मृत्यु ना हो, उसको आगे जीवन में समस्या ना हो। लेकिन अगर आपको बहुत लेट पता चल रहा है किसी महिला को कि वो प्रेग्नेंट है, उसने सारे टेस्ट नहीं कराई है और बच्चा जन्म लेने के बाद किसी अलग-अलग बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये ज़्यादा दर्दनाक होता है। इसीलिए ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी के अर्लियर टाइम में ही बच्चों का अल्ट्रासाउंड या महिला का अल्ट्रासाउंड हो जाए, सारे चेकअप्स हो जाए, ताकि सारी कमियों को प्रेगनेंसी के टाइम ही दूर कर दिया जाता है। बीमारियों को डिटेक्ट करके उनकी मेडिसिन उनकी चेकअप से ठीक हो जाती हैं बीमारियां। ठीक है, गर्भावस्था की अवधि का निर्धारण करना, आपके अल्ट्रासाउंड से आपके गायनिक से आप जब बात करते हैं या फिर आप जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से मिलते हैं तो इस बात का पता चलता है कि आपकी डिलीवरी कब होने वाली है। कैलकुलेशन से पता चल जाता है कि अब आपका ड्यू डेट कब है, तो तब तक के लिए हम प्रिपेयर हो जाते हैं कि इस दौरान इस टाइम इंटरवल पे एक पर्टिकुलर महिला बच्चे को डिलीवर्ड करने वाली है, तो उसके लिए वो और उसका पूरा परिवार तैयार हो जाता है। गर्भावस्था में शारीरिक क्रियात्मक परिवर्तन, अब क्या क्या बहुत सारे मतलब अनगिनत परिवर्तन आते हैं एक महिला के शरीर में जब वो प्रेग्नेंट होती है।
तो चलिए वन बाय हम देखते हैं कि कौन-कौन से मेजर जो चेंजेस है वो महिला के शरीर में आते हैं और चेंजेस के मेजर कारण क्या है? तो देखते हैं, जो मेजर कारण है किसी फीमेल जब वो प्रेग्नेंट होती है चेंजेस के, हार्मोनल इम्बैलेंस। कोई महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो सबसे ज़्यादा उसकी बॉडी में क्या इम्बैलेंस होते हैं? हार्मोन्स। जो मेजर रोल प्ले करते हैं हार्मोन्स वो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। इनका सिक्रेशन बढ़ जाता है, इसके कारण बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हम देख पाते हैं। ठीक है, मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। क्यों रिलैक्स हो जाते हैं? क्योंकि आप उस फीमेल जो प्रेग्नेंट है उसकी यूटेरस को अब रिलैक्स करना है, उसका साइज को बढ़ाना है ताकि वो बच्चे को कैरी कर सके। ब्रेस्ट का साइज बढ़ता है क्योंकि अब उसको फीडिंग करने के लिए तैयार होना है। उसकी बॉडी को पूरा रिलैक्स, उसकी बॉडी की जो रिलैक्सेशन एक हार्मोन जिसका नाम है रिलैक्सिन, उसका सिक्रेशन बढ़ जाता है। इसके कारण महिला बहुत रिलैक्स फील करती है, सुस्त फील करती है। ठीक है, प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन्स का सिक्रेशन होने लगता है जो ओव्यूलेशन का काम देखती है हमारे बॉडी में या मिल्क सिक्रेशन का काम। तो ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में या जो फीमेल प्रेग्नेंट है उसकी बॉडी में सिक्रेशन होने लगता है। कार्टिसोल बढ़ जाता है जिसके कारण दमा, आप देखेंगे एक्जिमा, एलर्जी ऐसी चीजें बॉडी में होने लगती है। लिक्विड को बैलेंस करना बहुत जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम जो माँ का यूटेरस है जिसे हम गर्भाशय बोलते हैं, वहाँ बच्चा एक एम्नियोटिक फ्लूइड में रहता है। तो उस फ्लूइड की मात्रा बढ़ने के लिए बॉडी में हमारे लिक्विड का मात्रा बैलेंस होना बहुत जरूरी है। 3 से 4 लीटर या लगभग 5 लीटर पानी की मात्रा वैसे भी हमारे शरीर में बढ़ जाती है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारी बॉडी का है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंज चेंज, है ना? ब्लड बढ़ जाता है क्योंकि हमारी बॉडी में 30% ब्लड को का बढ़ना जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो चेकअप के दौरान हमें गायनिक से पता करना होता है और हमें सप्लीमेंट्स लेना होता है आयरन एंड कैल्शियम। एनीमिया ना हो इसलिए हमें आयरन रिच फूड लेना चाहिए या आयरन की टेबलेट्स लेती हैं महिलाएं जब वो प्रेग्नेंट होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में चेंजेस आता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही पेट का आकार बढ़ता है, हमारा डायफ्राम ऊपर की ओर बढ़ता है, इससे प्रेशर पड़ता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ फंस गया हो ऊपर। और क्या दिक्कत होती है? डाइजेस्टिव सिस्टम में, क्योंकि हमारा जो उस महिला का जो प्रेग्नेंट है उसका यूटेरस की साइज बढ़ता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम एक तरफ खसक जाता है जिसके कारण डाइजेशन में थोड़ी दिक्कतें आती है। यूरिनरी सिस्टम में चेंजेस आता है। यूरिन में जनरली इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि वहां पर दबाव बढ़ने लगता है, यूरिन बार-बार आती है। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम, बॉडी क्योंकि रिलैक्सिंग हार्मोन्स का सिक्रेशन हो गया तो पूरी बॉडी बहुत ही लूज हो जाती है। स्किन में चेंजेस देखेंगे आप क्योंकि इतने सारे हार्मोन्स फीमेल की बॉडी में चेंजेस आते हैं, स्किन डार्क हो जाने लगती है, पिगमेंटेशन बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द सिक्रेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स इन अ प्रेग्नेंट वुमन। और क्या देखेंगे हम कि रिप्रोडक्टरी सिस्टम बिल्कुल मैच्योर हो जाता है ना? आप देखेंगे यूटेरस का साइज बढ़ जाता है। प्रेग्नेंट वुमेन्स को देखा ही होगा आपने, पूरा पेट का साइज बढ़ जाता है, मोटी हो जाती है, थोड़ी-सी गोलू-मोलू सी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। और क्या देखेंगे आप? ओवरी इनएक्टिव हो जाती है। क्यों? जैसे ही कोई जो फीमेल प्रेग्नेंट होती है, ओवरी को इम्पल्स पहुँच जाते हैं, इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है, हार्मोन्स ऐसे सिक्रेशन होते हैं कि ओवरी अब एग्स का फॉर्मेशन करना स्टॉप कर देती है और 9 महीने तक और 9 से बाद में भी ऐसा 9-10 महीने, लगभग 10-11 महीने एग का फॉर्मेशन नहीं होता ताकि उस दौरान महिला प्रेग्नेंट ना हो और पूरा शरीर सिर्फ बच्चे को पोषण देने के लिए ही काम करे। वेट गेन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बहुत सारा वजन माँ का बढ़ जाता है क्योंकि बच्चे को भी उससे पोषण मिलना है। हेल्थ चेकअप के लिए क्या? हेल्थ चेकअप के लिए बहुत सारे टाइम इंटरवल हो। सबसे फर्स्ट चेकअप आपको कब कराना होता है? जैसे ही आपकी फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल मिस हो गई है, उसके 8 से 10 दिन के अंदर आपको फर्स्ट गायनिक से जाके मिलना होता है या कोई स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो स्किल्ड हो इसमें, उससे मिलिए। वो आपका यूरिन टेस्ट करा के आपको कंफर्म करेंगे कि आप प्रेग्नेंट हैं और फिर कुछ-कुछ टाइम इंटरवल पे आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आपको कब-कब आना है, कौन-कौन सी वैक्सीनेशंस होनी है, कौन-कौन से चेकअप कराना है। ये आप आंगनवाड़ी में जाकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से भी परामर्श ले सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं। बहुत सारे खतरे भी हो सकते हैं एक प्रेग्नेंट वुमन को। क्या-क्या? जैसे कि ब्लीडिंग होना। ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम, तो ये खतरे हो सकते हैं, इसलिए हमें गायनिक से बार-बार मिलना चाहिए। और क्या-क्या खतरे हो सकते हैं किसी प्रेग्नेंट वुमन को? देखिए, बॉडी में सूजन आना, हेडेक होना, घुटन होना और आप देख सकते हैं
बॉडी में स्वेलिंग के साथ पेट में दर्द होना, ये सारे खतरे के संकेत हैं। तो ऐसा कभी भी होने पर प्रेग्नेंट वुमेन को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए या गायनिकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य शिक्षा एवं परामर्श, क्योंकि पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, महिलाएं इतनी एम्पावर्ड नहीं थी, उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी प्रेगनेंसी की या बच्चे को कैसे पेट में कैरी करना है। तो ये जरूरी है कि इसके डर को हम निकालें। इसके लिए ना केवल परिवार अपितु पूरा सरकार या गवर्नमेंट भी हर देश की काम करती है कि इस जो प्रेगनेंसी टाइम है इसको एक महिला एंजॉय करे, ना कि डरे और केयर करे, क्योंकि एक बच्चे को जन्म देना एक बहुत एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें बच्चे को जब माँ जन्म देती है तो बहुत असहनीय दर्द होता है। तो इसको पहले से ना फील करे, माँ इस जर्नी को एंजॉय करे, क्योंकि वो जननी है, इस संसार में एक नए जीव को जन्म देने वाली है। तो आध्यात्मिक रूप से, साइंटिफिक रूप से हम उसको इतना स्ट्रांग बनाए कि इस जर्नी को वो एंजॉय करे और मानसिक रूप से उसे कोई शारीरिक और मानसिक रूप से कोई परेशानी ना हो। इसके लिए प्रिपेयर करना तो बहुत जरूरी है। समस्या और परामर्श, देखिए मॉर्निंग सिकनेस हो सकती है, तो बहुत सारी समस्याएं मैं आपको बताऊंगी और इनका समाधान भी। मॉर्निंग सिकनेस, हार्ट बर्न, जलन होती है पेट में, ठीक है, क्रैम्प्स आते हैं हमारी बॉडी में, अकड़न जकड़न, बहुत सारी ऐसा ऐसा दर्द होता है हाथ पैरों में, सांस फूलने लगती है। क्यों? क्योंकि इतने सारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं हमारी बॉडी में। कब्ज बढ़ जाता है, पाइल्स बढ़ जाता है, ठीक है, पाइल्स की समस्या होने लगती है, स्वेलिंग पूरी बॉडी में आ जाती है, मूड स्विंग, ये सब कारण हो सकते हैं क्योंकि बॉडी में इम्बैलेंस हो गया है पूरा हार्मोन्स। अब बच्चे को जन्म लेने के लिए तैयार है एक महिला, तो जरूरत है कि इन सारी कंडीशंस में हम गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करें, किसी स्वास्थ्य कार्यकर्ता से जो सिर्फ इसके लिए स्किल्ड हो, किसके लिए, गर्भावस्था के लिए या गर्भ धारण करने वाली महिलाओं के लिए इसने स्टडी की हो, उससे परामर्श लें। वो आपको सही गाइड करेगी कि इस दौरान हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान विसंगतियां, कुछ कुछ चीजें, समस्याएं आपको हो सकती हैं, जैसे कि लिक्विड की मात्रा बॉडी में बढ़ जाना या लिक्विड की मात्रा कम हो जाना, कुछ बीमारियां जैसे कि एनीमिया भी हो सकता है जो नहीं होना चाहिए, पानी की कमी नहीं होना चाहिए, और कभी कभी बच्चों को भी कुछ डिसऑर्डर हो जाते हैं, लाइक बच्चे का पेट में फंस जाना। तो इन सब कंडीशन से आप बच सकते हैं कब? जब हम रेगुलर चेकअप कराएं, अल्ट्रासाउंड कराएं। अलग अलग टाइप के अल्ट्रासाउंड होते हैं, इससे बॉडी के, बच्चे की बॉडी के एक एक पार्ट को देखा जाता है, जिससे बच्चों में होने वाली बीमारियों से माँ को और बच्चे को बचाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हमारे इस चैप्टर में दी हुई है। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। तो यहाँ हमारी यूनिट नंबर 10 खत्म हुई। यूनिट नंबर 11 ब्लॉक नंबर 3 की लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 11, जिसका नाम है हेल्थ केयर ड्यूरिंग इनरेटनल एंड पोस्टनेटल पीरियड, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे प्रसवकालीन और प्रसव उत्तर अवधि के में स्वास्थ्य की देखभाल, माँ की और बच्चे की, इन सारी चीजों के बारे में इस यूनिट में दिया है। तो चलिए हम फटाफट इसको कंप्लीट कर लेते हैं और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स इसको सुनने के बाद क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले प्रसवकालीन देखभाल। प्रसवकालीन देखभाल का मतलब होता है कि जब किसी माँ की डिलीवरी हो रही है, वो किसी बच्चे को डिलीवर्ड कर रही है, तो हमें किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी। बहुत पहले की बात कर रही हूँ मैं, शायद आज से मैं 25-30 साल पहले की बात कर रही हूँ, क्योंकि आज से अभी 20 से 25 सालों में इस फील्ड में बहुत विकास हुआ है और महिलाओं के ड्यूरिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी और डिलीवरी बहुत सारी पहल सरकार ने और परिवार के द्वारा भी हुई है। पहले के टाइम में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, इसीलिए बहुत सारी महिलाओं की ड्यूरिंग द डिलीवरी डेथ हो जाया करती थी और बच्चों की भी। लेकिन आज ये डेथ रेट कम हो गई है, जो जिसके बारे में हमें प्रीवियस यूनिट्स वगैरह में पढ़े भी है। तो समस्यात्मक महिलाओं की जो डिलीवरी है हमें हमेशा हॉस्पिटल में कराना चाहिए। समस्यात्मक मतलब अगर कोई ऐसी महिला है जिसको कोई बीमारी है या वो किसी समस्या से ग्रसित है, तो उनकी डिलीवरी हमें हॉस्पिटल्स में ही कराना चाहिए। तो दो कंडीशंस होती हैं डिलीवरी की, एक कुछ लोग घर में ही पर कराते हैं और कुछ लोग हॉस्पिटल्स में कराते हैं। जनरली आज के समय कोई भी घर में अपनी डिलीवरी या किसी भी घर, उनके घर की महिलाओं की जो बच्चों को जन्म देने वाली, घर पे नहीं कराते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि घर में डिलीवरी कराना पड़े, तो हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। और दूसरा कि हॉस्पिटल में डिलीवरी कराने के क्या फायदे होते हैं और हमें किन-किन बातों का तब ध्यान रखना होता है, ये भी हम पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। तो अगर किसी कंडीशन में हम घर पे डिलीवरी करा रहे हैं किसी महिला की, तो क्या करना है? सबसे पहले हमें घर में एक प्रॉपर और
साफ-सुथरा रूम देखना है जहाँ पे प्रॉपर बेड हो, बेड में प्रॉपर बिस्तर हो, जहाँ पे आपको अच्छे साफ-सुथरे कपड़े हों, साफ पानी हो, साफ चादर हो, कपड़े हों, कागज हो, कॉटन हो और अगर जिस भी महिला के से किसी भी डॉक्टर से आप घर पे डिलीवरी करा रहे हैं, तो उनके द्वारा प्रिस्क्राइब्ड करे हुए और भी मटेरियल्स जो भी वो ज़रूरत के लिए आपसे कह सकते हैं, वो सारी व्यवस्थाएँ हमको घर में करनी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रसव निकट होने के संकेत। किसी की डिलीवरी किसी महिला को बच्चे को डिलीवर्ड करने वाली है, इसके प्राइमरी सिम्पटम्स क्या-क्या हो सकते हैं? तो प्राइमरी सिम्पटम्स ये हैं कि महिला को कॉन्ट्रैक्शन बहुत जोर-जोर से आने लगता है, वाटर डिस्चार्ज हो जाता है और कभी-कभी क्या होता है कि उसके यूरिन वाले प्लेस से ब्लड भी निकलने लगता है, तो ये सिम्पटम्स हो सकते हैं या जनरली यही सिम्पटम्स होते हैं। प्रसव की अवस्थाएँ, ये 4 स्टेज में कंप्लीट होती है। क्या? एक डिलीवरी की स्टेप। स्टेप नंबर 1 ऐसी होती है जिसमें जो 12 से 14 घंटे की हो सकती है। इस 12 से 14 घंटे कोई प्रेग्नेंट महिला जो बच्चे को डिलीवर्ड करने वाली है, वो असहनीय दर्द को सहती है। स्टार्टिंग में उसको स्टार्टिंग के कुछ घंटों में हल्का-हल्का दर्द जिसे कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, वो आता है पीठ में, पेट में, पेट के निचले वाले हिस्सों में और पीठ में। बहुत दर्द होता है और सर्विक्स फैल जाता है। सर्विक्स मतलब वो पार्ट जहाँ से बच्चा बाहर निकलने वाला है। दूसरी अवस्था में सर्विक्स पूरा खुल जाता है और बच्चा थोड़ा-थोड़ा दिखना शुरू हो जाता है या बच्चे का जन्म हो जाता है। थर्ड स्टेज जब बच्चे का जन्म हो जाता है और जो सेकंड स्टेज जो मैंने आपको बताया कि सर्विक्स जब खुलकर बच्चे का जन्म होता है, वो प्रक्रिया भी 4 से 6 घंटे तक चलती है। इस दौरान भी माँ को बहुत दर्द होता है। जो थर्ड स्टेज होती है जहाँ पे बच्चे का जन्म होने के बाद जबरदस्त बच्चे की जन्मनाल को काटा जाता है जिसे हम प्लेसेंटा बोलते हैं, उसको काटा जाता है और बचा हुआ प्लेसेंटे का जो पार्ट माँ की कोख में होता है या यूटेरस में होता है उसको बाहर निकाल के अलग कर दिया जाता है। फोर्थ स्टेज जो हम अभी पढ़ेंगे कि बच्चे और माँ की देखभाल अब हमें कैसे करनी है। तो प्रसव के दौरान देखभाल, देखिए ये भी 4 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। पहली स्टेप कैसे? कि पहले स्टेप में हमें क्या करना है? बच्चे ने जन्म ले लिया है, उसके अगर माँ ने नॉर्मल डिलीवरी से डिलीवर्ड की है बच्चे को, तो माँ बहुत ही जल्दी 1 दिन में ही चल फिर सकती है। लेकिन अगर माँ ने सिज़ेरियन डिलीवरी की है, तो माँ कम से कम 2 दिन जिसे हम 48 घंटे या 72 घंटे कह सकते हैं, उसे बॉटल्स चलती हैं, वो उस दौरान चल फिर नहीं सकती है और यूरिन के लिए भी नहीं जा सकती और टॉयलेट के लिए भी नहीं जा सकती। दूसरी स्टेप में हमें क्या ध्यान रखना है कि बच्चे का हमें कैसे ध्यान रखना है, उस दौरान बच्चे का ध्यान रखिए। बच्चे का को माँ का फीडिंग कराना, ये सब चीज़ें बच्चे की देख-रेख करना, ठीक है? उसके बाद माँ की देख-रेख करना, माँ को किस-किस चीज़ की आवश्यकता है, मेडिसिन्स अगर हॉस्पिटल वगैरह में है तो डॉक्टर को बार-बार आप इन्फॉर्म करिए, अगर घर पे है तो जो भी नर्सेस वगैरह हैं, वो प्रॉपर देख-रेख करती हैं, ठीक है? अब हम देखेंगे कि हॉस्पिटल्स में है तो क्या-क्या करेंगे? अगर हॉस्पिटल में आप अपने घर में किसी महिला की डिलीवरी करवा रहे हैं या हमारे आस-पड़ोस में कहीं हो रही है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें पहले से ही हॉस्पिटल्स में विज़िट करना है, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलते रहना है, सारे चेकअप्स वहाँ कराना है ताकि उनके पास आपका एक डेटा पहले से तैयार हो। वैसे तो जो महिलाएँ गर्भवती होती हैं, हमने पिछले ही यूनिट में पढ़ा है कि उन्हें आंगनवाड़ी में जाके अपना एक हेल्थ कार्ड बनाना होता है। अगर वहाँ आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो फिर से मैं आपको बता दूँ कि एक हाल हेल्थ कार्ड बनाना होता है जिसमें वो सारी इन्फॉर्मेशंस आपकी बिगिनिंग से लेके स्टार्टिंग मंथ से लेके एंड तक पूरी इन्फॉर्मेशन फिल करती हैं। आपका वज़न कितना है, आपका हाइट कितनी है, आपका वज़न कितना बढ़ रहा है, आपने क्या-क्या चीज़ें ली, आपको कौन-कौन से टीकाकरण हुए। और अगर यही आप हॉस्पिटल से चेकअप करा रहे हैं, तो हॉस्पिटल्स का एक कार्ड बनता है, जहाँ आपके ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट सबकी रिपोर्ट्स, आपके हार्मोन्स, आपकी जो भी टेस्ट हुए हैं, आपके थायरॉइड, एचआईवी सब टेस्ट की वहाँ रिपोर्ट्स होती हैं, उनके पास इन्फॉर्मेशन होती है और फिर उस अकॉर्डिंग वो प्लान करते हैं कि आपकी डिलीवरी कैसे करना है। जब आप वहाँ जाते हैं, तो वो आपका पूरा चेकअप करते हैं, क्या आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार हैं? अगर नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार नहीं है, तो वो सिज़ेरियन के लिए भी तैयारी करते हैं। हॉस्पिटल के लिए ये सब चीज़ें हो गई। अब दूसरी बात कि आपको जाना कैसे है? आप बार-बार चेकअप के लिए जाइए, उसके बाद जब डिलीवरी का दिन आ गया, तो आप वहाँ के हॉस्पिटल्स के जो एम्बुलेंस वाले हैं, उनका नंबर रखिए अपने पास ताकि तुरंत आप फ़ोन लगाने पर वो साथ में तुरंत लेने के लिए आएँ, तुरंत हॉस्पिटल छोड़े। उसके बाद जो भी सामान माँ और बच्चे को हॉस्पिटल्स में रिक्वायर्ड होता है, वो आप पहले से ही तैयार रखिए, ड्यू डेट से कुछ दिन पहले ताकि माँ और बच्चे को उस दौरान कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद डॉक्टर से डॉक्टर को क्या-क्या करना चाहिए? डॉक्टर को क्या-क्या करना चाहिए? जो प्रेग्नेंट महिला है उसकी सारी रिपोर्ट्स चेक करिए, उसकी सिचुएशंस देखिए।
सर्वेक्स का माउथ कितना खुला है, नहीं खुला है, तो क्या सिचुएशंस हैं, क्या हमें सीज़ेरियन करना है, नॉर्मल डिलीवरी करना है, आराम से बच्चे को डिलीवर्ड करने की प्रक्रिया फिर डॉक्टर ही करता है और सारी इन्फॉर्मेशंस पेशेंट से पूछते जाते हैं। प्रसवोत्तर तत्काल देखभाल, अब जब बच्चे ने जन्म ले लिया है तो किन-किन बातों का ध्यान रखना है। नवजात का तत्काल देखभाल, सबसे पहले उसको पोंछा जाता है, बच्चा रोता है, उसके नाक में, कान में, मुँह में जो भी लिक्विड फ्लूइड भरा होता है उसको निकाला जाता है। फिर उसके बाद बच्चे के गर्भनाल को काटा जाता है और उसको स्पेशली पहले के ज़माने में धागे से या कुछ से बाँधा करते थे, आजकल स्पेशल टूल आता है, उससे उसको पैक किया जाता है, बाँधा जाता है। सीज़न के अकॉर्डिंग बच्चे को वार्मनेस दी जाती है, गर्माहट दी जाती है। अगर बहुत ज़्यादा ठंड में बच्चा पैदा हुआ है तो उसको स्पेशली गर्माहट में रखते हैं या फिर बच्चा किस क्लाइमेटिक कंडीशन में पैदा हुआ है, क्या मौसम है, उसके अकॉर्डिंग उसको कपड़े पहनाए जाते हैं। उसके बाद सबसे पहले उससे फिर उसके जल्दी से ही माँ के बहुत करीब लेटाया जाता है, माँ से स्पर्श कराया जाता है और 14 से 12 घंटे के बाद उसको नहला सकते हैं और सबसे पहले ये सब नहलाना तो बाद में ही आता है, उसके पहले हो सके तो बच्चे को अपनी माँ का दूध पिलाया जाता है। अगर बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा कम है तो उसको वार्मनेस यानी गर्माहट दी जाती है। जो अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ इक्यूवेटर जो बोलते हैं बच्चों के लिए एक मशीन होती है, ट्रे जैसा होता है जहाँ बच्चों को हीट प्रोवाइड कर की जाती है। तो अलग से हॉस्पिटल्स होते हैं, अलग से चैम्बर्स होते हैं जहाँ बच्चे के लिए ये सारी सुविधाएँ होती हैं। माँ की देख-रेख, माँ को कंटिन्यू मेडिसिन्स माँ को क्या-क्या वैक्सीनेशंस होना है, माँ को क्या-क्या बॉटल लगना है, माँ का क्या आहार होगा, इन सब बातों का अगर माँ का सीज़ेरियन हुआ या माँ का नॉर्मल डिलीवरी उस दौरान भी माँ को टाँके लगते हैं, तो उन सब चीज़ों की देख-रेख हॉस्पिटल्स में ड्रेसिंग करना, उसकी देख-रेख करना, ये सब चीज़ें होती हैं। निरीक्षण के दौरान माँ और शिशु की स्वास्थ्य की क्या-क्या देख-रेख करना है। देखिए, अब बच्चे ने जन्म ले लिया है, अब 2 दिन, 3 दिन के बाद हॉस्पिटल्स में बार-बार डॉक्टर चेक करने आता है 3-4 दिन तक, अगर सीज़ेरियन है तो 5 से 6 दिन तक, नॉर्मल डिलीवरी तो 3 दिन तक लगातार उनका चेकअप होते रहता है, दिन में 2 या 3 बार। इसके बाद अगर कोई महिला की छुट्टी हो जाती है और वो घर जाती है, तो उसके आस-पास का जो स्वास्थ्य केंद्र है या आंगनवाड़ी है, वहाँ पे जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उनका उनका फ़र्ज़ होता है या उनका कार्य होता है कि वो 3 से 5 विज़िट करें उस पर्टिकुलर महिला के घर में। वो 1 वीक या 1 महीने के अंदर हो सकती है या 1 या 2 महीने के अंदर। तो 5 से 4 जो विज़िट होते हैं उसमें हर विज़िट में वहाँ बच्चे क जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है वो माँ को और बच्चे की देख-रेख करती है, माँ को बताती है कि कैसे बच्चे को फीडिंग कराना है, किन-किन बातों का ध्यान रखना है। सिर्फ़ बच्चे का नहीं उसको खुद का भी कहाँ-कहाँ ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स अभी उसकी बॉडी में इम्बैलेंस होंगे, वेट के कारण प्रॉब्लम होगी, बच्चे को उसको फीडिंग कराना है, निपल्स का फट जाना, बॉडी में बहुत सारे रैशेज़ आ जाना, बच्चे को कभी-कभी उसकी एलर्जी हो जाना, आपको कुछ-कुछ टाइम इंटरवल में बच्चे को फीडिंग कराना, ये सारी समस्याएँ माँ को देखना पड़ता है। तो इस सब के लिए अवेयर करें, माँ को इन्फॉर्मेशंस दें क्योंकि हो सकता है वो माँ पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, पहली बार बच्चे को जन्म दी हो, तो ये सारी जानकारियाँ एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता उसको इस विज़िट के दौरान देती हैं। माँ को डिलीवरी के बाद होने वाली समस्याएँ, बहुत सारी समस्याएँ हो सकती हैं, जैसे मैंने आपको बताई टाँके टाँके पक जाना, ठीक है? बार-बार फीडिंग कराने के कारण उसके निपल्स फट जाना, ठीक है? हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना, शरीर में बहुत सा कैल्शियम की कमी होना क्योंकि माँ बच्चे को दूध पिला रही है। तो इन सारी समस्याओं से समाधान के लिए उसे बार-बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट से या डॉक्टर से मिलना चाहिए। सेम बच्चे के साथ भी ये समस्याएँ हो सकती हैं, तो इस दौरान माँ को और बच्चे को लगभग 6-7 महीने तक जब तक उसको समस्या हो रही है, अपने डॉक्टर से खुद को और बच्चों वाले डॉक्टर से अपने बच्चे को लगातार चेकअप कराते रहना चाहिए ताकि कोई भी समस्या का समाधान जल्दी से किया जा सके ताकि माँ और बच्चा स्वस्थ रहे। तो ये सारी डिटेल्स हमारे इस यूनिट में दी हुई थी। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो भी देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए और ये वीडियोस को भी अच्छे से देखिए ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए और आप अपने एग्जाम्स के लिए तैयार हो जाएँ। अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए ताकि हम और भी अच्छे-अच्छे कंटेंट लेके आएँ और आपके एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर हो जाएँ। थैंक यू।